वह नियोजन का कार्य करता है, वह इसके अंतर्गत योजना बनाता है, संगठन का कार्य करता है, यानी योजना को बनाने के लिए जो कार्य निश्चित किए जाते हैं उन कार्यों का बंटवारा करता है, उन कार्यों को करने के लिए नियुक्तिकरण का कार्य भी वह करता है। नियुक्तिकरण कर देने के बाद निर्देशन का कार्य किया जाता है। जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनसे कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रबंधक निर्देश प्रदान करने का कार्य करेगा, परामर्श देने का कार्य करता है, पर्यवेक्षण करने का कार्य करता है। इसके माध्यम से वह कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। देखिए संगठन में कर्मचारी कार्य करते हैं, कर्मचारी कार्य करने के लिए एक संगठन में नियुक्त होते हैं। उन्हें संगठन के लक्ष्यों के बारे में बताने का कार्य प्रबंधन द्वारा किया जाता है और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में भी प्रबंधन द्वारा ही उन्हें अवगत कराया जाता है। उन्हें समय समय पर निर्देश देकर, उन्हें अच्छा नेतृत्व प्रदान कर कर, उन्हें अभिप्रेरित करके प्रबंधक उन्हें लक्ष्य की ओर, देखिए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर की अग्रसर करने का कार्य करता है। देखिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। आप 10वीं करते हैं, 10वीं करने के बाद में आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या विषय लेना है। आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, लेकिन उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद भी आप किस प्रकार से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इस बारे में सोच सोचकर आप कंफ्यूज होते रहते हैं। ऐसे समय में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अध्यापक आपको प्रेरित करते हैं, आपको मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये लोग आपको मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। वे आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको सही रास्ता बताने का कार्य करते हैं और यही होता है निर्देशन। देखिए आपको सही रास्ता बताकर आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जो अग्रसर करता है वह आपका मार्गदर्शक होता है, वह आपको सही दिशा निर्देश प्रदान करता है और आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। यही कार्य एक संगठन में जो प्रबंधक होता है वह अपने कर्मचारियों के साथ करता है। प्रबंधक द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मचारियों को समय समय पर प्रेरित किया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। देखिए निर्देशन का कार्य जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानवीय संसाधनों को ही निर्देश दिए जा सकते हैं, उन्हें ही परामर्श दिया जा सकता है, उनका ही मार्गदर्शन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो अन्य कार्य संगठन के अंतर्गत किए जाते हैं प्रबंधकों द्वारा, वे क्रिया को होने से पहले किए जाते हैं, जबकि निर्देशन का कार्य क्रिया को प्रारंभ करने का होता है, किसी काम को प्रारंभ करने से संबंधित होता है। आइए इसे और विस्तार से देख लेते हैं। निर्देशन का अर्थ, निर्देशन का अर्थ निर्देश देने तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से है। जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो किस तरीके से कार्य करें, उन्हें सही तरीके से कार्य करने में मार्गदर्शन देने का कार्य निर्देशन करता है। संगठन के प्रबंधन के संदर्भ में निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरित तथा कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति है। देखिए संगठन के प्रबंधन के अंतर्गत निर्देशन क्या है? व्यक्तियों को आदेश देना, यानी कर्मचारियों को आदेश प्रदान करना कि वो कैसे काम को करें, वो उनकी क्षमताओं के अनुसार किस प्रकार से काम को कर सकते हैं, इसके बारे में आदेश देना।
उनका मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ता बताना ताकि संस्था के लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा जा सके। उन्हें समय समय पर परामर्श देना, उन्हें मोटिवेट करना, उनको अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरणा देना, यह भी निर्देशन के अंतर्गत होता है। कुशल नेतृत्व प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। नेतृत्व देने का काम भी प्रबंधन द्वारा यहाँ किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कैसे किया जाए। देखिए, संगठन द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, वो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, यह निर्देशन के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य होता है। निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक संस्था में न केवल व्यक्तियों को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कार्य को कैसे करना है। देखिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए तथा कार्य को कैसे करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना है कि उनके दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में हुआ है या नहीं। देखिए, जो प्रबंधक होता है उसने अपने अधीनस्थ को निर्देश दिए, किसी कार्य को करने के संबंध में उसने क्या दिया, निर्देश दिया, उसकी पालना सही तरीके से हुई है या नहीं हुई, यह कार्य, यह देखने का कार्य भी निर्देशन के अंतर्गत होता है कि भाई जो निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, वे उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, वे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं या बताए गए दिशा निर्देशों की पालना कर रहे हैं। इसको देखना भी निर्देशन के अंतर्गत ही होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन केवल संप्रेषण नहीं है, केवल निर्देश देना ही नहीं है, अपनी बात प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ को बताना ही निर्देशन नहीं है, बल्कि यह अन्य बहुत सारे तत्वों को भी सम्मिलित करता है। इसमें कई सारे तत्व होते हैं जिनमें पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा तथा नेतृत्व सम्मिलित हैं। पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा व नेतृत्व, इनके माध्यम से प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी प्रबंधकों द्वारा निष्पादित मुख्य प्रबंधकीय क्रियाओं में से निर्देशन एक है। जो भी कार्य प्रबंधकों द्वारा किया जाता है उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन का होता है, क्योंकि यह मानवीय संसाधनों को निर्देश देने का कार्य होता है। और मानवीय संसाधनों को निर्देश देने का कार्य बहुत जटिल होता है, क्योंकि उनसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाना बहुत जटिल कार्य होता है, क्योंकि जो मानवीय संसाधन हैं वे अपने अनुसार आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। उनके व्यक्तिगत हित होते हैं, उन व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हित, संगठन के हित से जोड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से इस कार्य को संपादित करते हैं। निर्देशन की विशेषताएं, देखिए, निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। जो प्रबंधकों द्वारा अन्य कार्य किए जाते हैं वो क्रिया को प्रारंभ होने से पहले किए जाते हैं। यहां पर नियुक्तिकरण, संगठन और जो नियोजन का कार्य है वह काम के प्रारंभ होने से पहले किया जाने वाला कार्य है। जब नियुक्तिकरण कर दी जाती है तो जो लोगों को नियुक्त किया गया है उनसे काम करवाना निर्देशन के अंतर्गत प्रारंभ होता है। प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है। देखिए, निर्देशन का कार्य प्रबंधन के हर स्तर पर निष्पादित होता है। उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो, निम्न स्तर हो, हर जगह निर्देशन का कार्य होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, निर्देशन का कार्य निरंतर चलता रहता है। जब तक संगठन अस्तित्व में रहता है तब तक यह कार्य निरंतर चलता रहता है। ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जो उच्च अधिकारी है वह अपने से नीचे के अधिकारी को निर्देश देगा, वह उसे परामर्श देने का कार्य करेगा, उसे मोटिवेट करने का कार्य करेगा। यह क्रम अधिकारी और अधीनस्थ के बीच चलता रहता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलता रहता है। इससे यह पता चलता है कि कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है, उनके बीच के संबंध को यह स्पष्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ यह भी पता चलता है कि कौन सा अधीनस्थ अपने किस अधिकारी से आदेश लेगा। आइए इन्हें विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। निर्देशन एक मुख्य प्रबंधकीय कार्य है। अन्य कार्य क्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी से संबंधित हैं। किसी काम को प्रारंभ करने से पहले की तैयारी से संबंधित होते हैं, चाहे वह नियोजन का कार्य हो, प्लानिंग करने का कार्य हो, उद्देश्य निर्धारण करने का कार्य हो, कार्यों के बंटवारे का कार्य हो, चाहे वह कार्य पर नियुक्त करने का कार्य हो, योग्य व्यक्तियों को सही कार्य पर नियुक्त करने का कार्य हो। ये सभी
भी कार्य के करने से पहले किए जाते हैं। वहाँ निर्देशन संगठन में क्रिया को प्रारंभ करता है और संगठन में क्रिया को प्रारंभ करने का कार्य निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है। आपने कर्मचारी को नियुक्त कर दिया है, नियुक्त किया कर्मचारी, अब उसे क्या करना है, देखिए उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, यह निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक उन्हें बताता है, उनसे कार्य करवाता है। निर्देशन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है। देखिए उच्च अधिकारी से लेकर पर्यवेक्षण स्तर तक के जो कर्मचारी होते हैं वहां तक यह निरंतर चलता रहता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता रहता है। प्रबंधक उच्च अधिकारी से लेकर पर्यवेक्षक तक निर्देशन क्रिया का निष्पादन करते हैं। जहां भी अधिकारी अधीनस्थ संबंध हैं वहां निर्देशन की प्रक्रिया स्वतः ही होती है। जहां भी अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध स्थापित हो जाता है वहां पर ही निर्देशन उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अधिकारी अपने अधीनस्थ को क्या देता है, निर्देश प्रदान करता है, वह उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। आप अपने घर पर भी देखते हैं, आपसे जो बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, माता पिता, गुरुजन और जो भी आपके बड़े होते हैं वे आपको समय समय पर निर्देश देते रहते हैं, ऐसा करना है, इस प्रकार करना है तो आपको जीवन में आगे सफलता प्राप्त होगी। तो यानी जिस प्रकार हमें हमारे बड़े निर्देश देते हैं उसी प्रकार एक उपक्रम में जो उच्च अधिकारी होता है वह अधीनस्थ को निर्देश देने का कार्य करता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, यह संगठन के पूरे जीवन काल में चलती रहती है। निर्देशन एक सतत क्रिया है, संगठन के पूरे कार्यकाल में चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी नहीं रुकती है, निरंतर यह कार्य होता रहता है। निर्देशन पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए निर्देशन के अंतर्गत पर्यवेक्षण का कार्य होता है, काम किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा जा रहा है या नहीं, यह पर्यवेक्षण निरंतर चलता रहता है। साथ ही साथ संप्रेषण का कार्य मतलब संदेश वाहन का कार्य भी निरंतर चलता रहता है। उच्च अधिकारी अपने से अधीनस्थों को संदेश देते रहते हैं, वे अपने अधीनस्थों को संदेश देते रहते हैं, उनसे सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार का कार्य भी संगठन में चलता रहता है। साथ ही साथ जो प्रबंधक है वह अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य भी करता है। आपने देखा होगा कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपने कुशल नेतृत्व के बलबूते पर ही बहुत अच्छी तरक्की कर रही हैं। उनका नेतृत्व अगर अच्छा है तो संगठन बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तथा अभिप्रेरणा की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जब प्रबंधन अपने कर्मचारियों को समय समय पर मोटिवेट करता रहता है तो कर्मचारी लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। निर्देशन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। देखिए निर्देशन पहले उच्च स्तर से प्रारंभ होता है, फिर वह संगठनिक अनुक्रम के द्वारा नीचे की दिशा में प्रवाहित होता है। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश प्रदान करेगा और इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आदेश और निर्देश चलते रहते हैं। यानी निर्देशन का कार्य उच्च स्तर से निम्न स्तर तक की ओर आगे प्रवाहित होता रहता है। प्रत्येक प्रबंधक अपने निकटस्थ अधीनस्थ को निर्देशित कर सकता है, यह इसको निर्देशित करेगा, यह इसे निर्देशित करेगा, यह अपने से नीचे वाले अधीनस्थ को निर्देशित करता है तथा अपने से ऊपर अधिकारी से आदेश लेता है। और आदेश लेने का काम किससे करेगा, ऊपर वाले अधिकारी से आदेश लेने का काम करेगा। नीचे वाले को तो वह निर्देश देगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, लेकिन आदेश कहां से प्राप्त करेगा, ऊपर से प्राप्त करता है। निर्देशन का महत्व देखिए, एक संगठन के लिए, एक उपक्रम के लिए निर्देशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह गतिशीलता प्रदान करता है। देखिए यह संगठन को गतिशील बनाता है क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य का प्रारंभ होता है। संगठन में व्यक्तियों के कार्य को प्रारंभ करने में निर्देशन सहायता करता है। जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा कार्य को प्रारंभ करने में निर्देशन सहायता करता है, जो संस्था के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। और वे कार्य कौन से होते हैं, जो कि संगठन के लक्ष्यों के लिए, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्य होते हैं। उन कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। निर्देशन
प्रदान किया जाता है। निर्देशन कार्य से योजनाओं को परिणामों में बदलने हेतु वास्तविक कार्य का प्रारंभ होता है। देखिए, योजना बनाई, नियोजन के अंतर्गत एक योजना बना ली गई, उद्देश्य पूरे करने के लिए एक योजना बनाई गई और उस उद्देश्य को किस प्रकार से परिणामों में बदला जाएगा, कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करते हुए इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे, परिणामों में बदलेंगे, यह कार्य निर्देशन के द्वारा होता है। हमने एक उद्देश्य रखा, लक्ष्य रखा कि हमें 1000 यूनिट का उत्पादन करना है, किसी वस्तु की 1000 यूनिट का उत्पादन 1 माह में करना है। अब उसे परिणामों में बदलने का कार्य निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। प्रबंधन अपने कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, उन्हें परामर्श देगा और इसके द्वारा वह उनसे इन यूनिटों का उत्पादन करवाएगा। देखिए, हो सकता है 900 यूनिट का उत्पादन हो जाए, हो सकता है 1100 यूनिट का भी उत्पादन हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार का उत्पादन हो सकता है। लक्ष्य से अधिक भी जा सकते हैं, लक्ष्य से कम भी रह सकते हैं, लेकिन यह परिणामों में बदलने का कार्य निर्देशन के द्वारा ही हो सकता है। दूसरा, कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करता है। देखिए, एक संगठन में कई कर्मचारी कार्य करते हैं, अलग अलग विभागों में कार्य करते हैं, उन सभी के व्यक्तिगत हित होते हैं, लेकिन प्रबंधन निर्देशन के माध्यम से सही मार्गदर्शन करके उनके सामूहिक प्रयासों में बदलने का कार्य करता है, उनके हितों को सामूहिक हित में बदलने का कार्य करता है। निर्देशन संगठन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रयासों को इस प्रकार समाकलित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का योगदान संस्था के निष्पादन में तथा सफलता में होता है। जो भी कार्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, अलग अलग विभाग में व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा है, लेकिन उन सभी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उससे संस्था के लक्ष्य पूरे हों, इस प्रकार समाकलित करने का काम, उन्हें एकीकृत करने का कार्य यह निर्देशन द्वारा होता है। निर्देशन पर्यवेक्षण, दिशा निर्देश, सलाह और नेतृत्व द्वारा अधीनस्थों की गतिविधियों को समन्वित करता है। देखिए, निर्देशक क्या करेगा, जो प्रबंधक होता है वह क्या करेगा, वह निर्देशन के अंतर्गत नेतृत्व प्रदान करता है और नेतृत्व प्रदान करके वह अपने कर्मचारियों के कार्यों को समन्वित करने का प्रयास करता है। वह उन्हें पर्यवेक्षण प्रदान करता है, वह उनके कार्यों पर निगरानी रखता है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और पर्यवेक्षण के माध्यम से वह उनके कार्यों को समन्वित करने का प्रयास करता है। वह समय समय पर दिशा निर्देश देता है, वह देखता है कि गलत कार्य हो रहा है तो वह उन्हें सही दिशा निर्देश देकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। वह समय समय पर उन्हें सलाह देने का कार्य करता है। इस प्रकार वह उन्हें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करता है। नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा का माध्यम है। देखिए, निर्देशन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है जिससे वह अपनी क्षमताओं व योग्यताओं का पूर्णतः प्रयोग कर सके, जिसके द्वारा वे अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके, पूर्ण योग्यता से वे अपना कार्य कर सके। इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य नेतृत्व द्वारा किया जाता है। इसके लिए निर्देशन उन्हें प्रोत्साहित व अभिप्रेरित करता है तथा प्रभावपूर्ण नेतृत्व भी प्रदान करता है और इसके लिए निर्देशन समय समय पर अपने कर्मचारियों को मोटिवेशन प्रदान करता रहता है, वह उन्हें अभिप्रेरणा देता रहता है तथा प्रभावपूर्ण नेतृत्व भी प्रदान करने का कार्य प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। देखिए, एक प्रबंधक समय समय पर अपने संगठन में परिवर्तन लाना चाहता है और यह तभी संभव होता है जब कर्मचारी उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हों और इसका कार्य तभी हो पाता है जब कर्मचारी मोटिवेट हों, अभिप्रेरित हों। वे अगर अभिप्रेरित हैं, उनको सही नेतृत्व दिया जा रहा है, उन तक प्रबंधकों की जो बात है वह सही तरीके से संप्रेषित की जा रही है, मतलब संप्रेषण के जो माध्यम हैं वे सही हैं, उन्हें अच्छी सलाह प्रदान की जा रही है, तो वे संगठन के प्रबंधकों की बात सुनते हैं और उनके द्वारा लागू किए जाने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनको स्वीकार करने का कार्य करते हैं। लेकिन इन
का सही होना बहुत आवश्यक है। सही प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए, नेतृत्व प्रदान किया जाए, उन तक बातों को सही तरीके से पहुंचाया जाए। निर्देशन संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को प्रारंभ करने में मदद करता है। जो भी परिवर्तन जरूरी हैं उनको करने में निर्देशन मदद करता है। लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे संस्था में नए परिवर्तनों का विरोध करते हैं। आम कर्मचारियों की यह भावना होती है कि वे किसी भी नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। प्रभावी निर्देशन के द्वारा अभिप्रेरणा, संप्रेषण तथा नेतृत्व ऐसे प्रतिरोधों को कम करने में तथा नए परिवर्तनों को संस्था में प्रारंभ करने में आवश्यक सहयोग के विकास में भी सहायक होते हैं। देखिए, जो प्रभावी निर्देशन होता है इसके माध्यम से प्रबंधक अपने कर्मचारियों को नए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए मोटिवेट करता है और आसानी से नए परिवर्तन अपने संगठन में लागू कर पाता है। अगला है, संगठन में स्थिरता और संतुलन स्थापित करता है। देखिए, जब कर्मचारियों को सही प्रकार से निर्देशित किया जाता है तो इससे प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ती है। इससे संस्था में संतुलन की स्थिति बनती है, स्थिरता आती है। प्रभावी निर्देशन संस्था में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। यह आपसी सहयोग तथा प्रतिबद्धता को लोगों के बीच बढ़ाता है, आपस में सहयोग बढ़ाता है, आपस में एक दूसरे के लिए वे प्रतिबद्ध होकर कार्य करने लगते हैं। विभिन्न समूहों, क्रियाओं तथा विभागों के मध्य संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है और अच्छे तरीके से निर्देशन करने पर सभी विभागों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग कार्यों में आसानी से संतुलन स्थापित कर दिया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ा जा सके। देखिए, प्रबंधक नेतृत्व के माध्यम से, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, अभिप्रेरणा के माध्यम से, संप्रेषण के सही तरीके से प्रयोग करके, साथ ही साथ पर्यवेक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों को समय समय पर निर्देशित करता रहता है। बच्चों, आज हमने निर्देशन का अर्थ पढ़ा, निर्देशन के महत्व को जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।